बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जिस बात का डर था वही हुआ और कश्मीर में गोली चल गई और अभी जो है वो इब्तदाई इतलात आ रही हैं। ये खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अफसोसनाक खबर है, एक नौजवान शहीद हो गया है और एक जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा हैं उन्हें गोली लगी है या वो ज़ख्मी हुए हैं, उनके बारे में कोई मुसद्दका इतला नहीं आ रही। तफसील से ये खबर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया और ये तारीख में पहली मरतबा हुआ कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी को मुकम्मल तौर पे इलेक्शन से आउट किया गया। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप सब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं उनको दी गई, इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया, उनका इंतखाबी निशान ही उन्हें वापस नहीं किया गया। जो ज़्यादती उनके साथ 2024 में शुरू की गई वो अभी तक जारी है। इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी वो ज़्यादती ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस जमात से इल्हाक किया वहाँ पे वो एक इंतखाबी निशान रखना चाहते थे, पोलो मैन, तो वो भी उनसे ले लिया गया, उसका भी बंदोबस्त कर दिया गया। और फिर अलग अलग इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को दे दिए गए। बाद में ये किया गया कि एक उम्मीदवार बेचारा अपना पूरा चक्कर लगा कर आता है अपने हल्के का, वहाँ पे हल्के का चक्कर लगाने में भी 5-6 दिन लग जाते हैं। वो बहुत बड़े बड़े हल्के हैं, बाद औक़ात इससे ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। वो उम्मीदवार पूरे हल्के में बता के आता है कि मेरा ये इंतखाबी निशान है, वापस पहुँचता है तो पता चलता है इंतखाबी निशान तब्दील कर दिया। वो फिर बेचारा जाकर बताता है तो वापस आता है, पता चलता है फिर इंतखाबी निशान तब्दील कर दिया। यानी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद भी बार बार उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान तब्दील किए जाते रहे, बार बार जो है वोटर लिस्टों को तब्दील किया जाता रहा, हत्ता कि जो अमला है सरकारी उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम भी जारी रहा। तो ये एक मुकम्मल तौर पे जानिबदाराना इलेक्शन था। इसमें बिलावल को और नवाज शरीफ को खुली छूट दी गई कि आप लोग जाएं और जाके जैसा चाहते हैं आप वैसा करें। बिलावल ने बड़ा जोर लगाया क्योंकि उनको ये बताया गया है कि आपको यहाँ पे हम मौका देंगे और इस मरतबा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28वीं आईनी तरमीम के लिए सौदा यहाँ पे करेगी। न सिर्फ वो बजट पास करवाएंगे बल्कि 28वीं आईनी तरमीम भी करवाएंगे और सौदेबाजी गिलगित बल्तिस्तान पे रखकर हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान में आपको हुकूमत बनाकर दी जाएगी। अब आज हर गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले शहरी को, हर वोटर को एक बात अपने आप से पूछनी चाहिए। आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है और आपने वोट डालने के लिए जाना है। एक बात अपने आप से पूछिए कि क्या आप ये वोट किसी लालच में तो नहीं डाल रहे, किसी सड़क के लिए, किसी रास्ते के लिए, किसी अपने इलाके के ज़ाती फ़ायदे के लिए या किसी इमारत के लिए आप इसलिए तो वोट नहीं डाल रहे। क्या किसी ने आपको, यानी ये तो आपका हक है कि आपके रास्ते बने, आपका हक है कि तामीर व तरक्की हो, जो आपको नहीं दिया जाता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप छोटी चीज़ के लिए वोट डाल रहे हैं और बहुत बड़ी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हर गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले शहरी को, वो बड़े आज़ाद ज़हन के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी आने वाली नस्लों की एस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी के लिए वोट डालना चाहिए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के फैसले बंद कमरों में करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके फैसलों का खुमियाजा पूरा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। आम आदमी आगे नहीं निकल पाता, पाकिस्तान के वसाइल पे कब्जा हो चुका है। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कोर्ट में बॉल है कि वो किस तरफ फेंकते हैं और क्या फैसला करते हैं। ये खेल अब आपके हाथ में है, अच्छी तरह खेलिए जैसे आप पोलो खेलते हैं और खुलकर खेलिए। नाज़रीन, अब आ जाएं कश्मीर वाले मामलात में। तो वहाँ वही हुआ जिसका डर था, गोली चल गई, एक नौजवान जो है वो शहीद हो गया। शहीद नौजवान का नाम है शाज़ेब हबीब कश्मीरी। जो वाक़या रिपोर्ट हुआ है अलग अलग जगहों से, इसमें हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि खाई कला के करीब उमर नज़ीर कश्मीरी के काफ़िले ने पुलिस पर फायरिंग की, हुकूमत ये कहती है। और वाकई में एक शख्स जाँ बहक हो गया और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ है कि उमर नज़ीर के काफ़िले पर पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। वो पुलिस नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जी हमारे ऊपर फायरिंग हुई है। अब किस फोर्स ने की है ये वो नहीं बता रहे। और हमारे ऊपर फायरिंग हुई, इससे एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि उमर नज़ीर जो बड़े सरगर्म रहनुमा है इस तहरीक के जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, इन्होंने तो अपनी एक वसीयत भी लिख कर दे रखी है और ये बहुत जज्बाती रहनुमा है, बहुत सरगर्म रहनुमा है। इनको गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी समझा जा रहा था। वो ज़ख्मी हो गए हैं, वो किस हालत में है इसके बारे में नहीं पता। और इस पे एक तस्दीकी वीडियो जारी की है मोहम्मद अरबाब एडवोकेट ने, जो अवामी एक्शन कमेटी के कोर कमेटी के मेंबर हैं। उन्होंने ये कहा कि डायरेक्ट फायरिंग हुई है उनके ऊपर और इसके अलावा कुछ अकाउंट्स ने यह भी कहा कि जो रावला कोर्ट के लोग हैं वो मदद के लिए पहुंचे और उमर नज़ीर कश्मीरी ज़ख्मी हुए हैं, उन्हें जो है वो रेस्क्यू किया जाए। शाज़ेब हबीब कश्मीरी की मैयत लेकर आज़ाद कश्मीर के लोग CMH की तरफ चले गए और CMH के बाहर जमा हो गए। CMH को बंद कर दिया गया अंदर से और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर खड़े थे। रात को जो मैंने मनाज़िर देखे तो कश्मीरी जो है वहाँ पे तल धरने की जगह नहीं थी और वो शाज़ेब हबीब कश्मीरी की लाश लेकर, जो नौजवान शहीद हो गया इस इंसिडेंट में, वो वहाँ पहुँच गए हैं। तो वही वाक़या हुआ जिसका डर था, फायरिंग का एक वाक़या हो गया। इस तरह हालात ख़राब हो जाते हैं, एक जगह फायरिंग होती है, एक चिंगारी जलती है और आग लग जाती है। हुकूमत को अब भी होश के नाखून लेने चाहिए।
लेकिन एक और अजीब बात जो की गई वो ये है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया। यानी मैं हैरान हुआ इस खबर से, और हैरान होने की वजह है, यानी उन्होंने कहा जी ये जमात कलअदम करार दे दी गया, इसको दहशतगर्द करार दे दिया गया, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होंगे और इनके साथ जनाब कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये गद्दार है पाकिस्तान के। ये सिलसिला शुरू हुआ था 24 घंटे पहले कलअदम करार देने से, जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए सोशल मीडिया के अकाउंट्स, और ये बड़े नामी ग्रामी अकाउंट्स हैं, सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हैं, और इन्हें बाज लोग तो ये दावा करते हैं कि फौजी अफसरान खुद चलाते हैं। वहां से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को गद्दार कहना शुरू किया गया, उन्हें इंडिया के एजेंट कहना शुरू किया गया। मैंने इसकी मजम्मत की, इसके ऊपर सबने मजम्मत की, हमने बातचीत भी की, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे अब कलअदम करार दे दिया गया। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया और इनका नाम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया है। और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन इसका जारी करने के बाद कहा गया कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया है। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम को आज़ाद जम्मू और कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। अब हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद है, जबकि नोटिफिकेशन में कहा गया कि तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्विस पाई गई है और अवाम को खौफजदा करने और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने, नफरत को फ़रोग़ देने और रियासती अमन को मुतासिर करने में मुलव्विस रही है। अब इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए गए एक तंजीम के ऊपर या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर, लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, जिससे मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये नोटिफिकेशन जारी करने से पहले खबरों में क्या आ रहा था, वो मैं आपको बताता हूं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं, कभी आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं, कभी पाकिस्तान की हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो क्या ये दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे? फिर ये सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के अंदर एक रेफरेंस लेकर जाते हैं, तो आज़ाद कश्मीर का सुप्रीम कोर्ट इसी जमात को, जिसको बाद में कलअदम करार दे दिया गया, तलब कर लेता है कि आप शामिल हो जाएं, हमारी कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बन जाएं, आए और इस केस का हिस्सा बने और इसके अंदर अपना मौक़िफ़ दें। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है आज़ाद कश्मीर की, वो एक कलअदम तंजीम को दावत दे रही है और बुला रही है और बुलाकर कह रही है कि आए अपना मौक़िफ़ दें? ये भी सवाल पैदा हो गया। फिर अभी इन्हें इलेक्शन लड़ने की दावत दी जा रही थी हुकूमत की जानिब से। हुकूमती वज़रा, चाहे वो वफाकी हुकूमत के वज़रा हों, चाहे वो कश्मीर के वज़रा हों, वो बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को अवामी सतह पे इलेक्शन लड़ना चाहिए और वो इलेक्शन लड़के ताकत के अंदर आए और फिर आइन को तब्दील करके वो अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ें कर लें। तो अभी तो आप उनको दावत दे रहे थे कि आओ आकर इलेक्शन लड़ो, अभी तो आप उनको दावत दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में आओ और आकर मुकदमा लड़ो, अभी तो आप उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात कर रहे थे और अभी आपने उनके मुहिब्बे वतन होने के दावे भी किए टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। और साथ ही जैसे ही बात नहीं बनी, जब मामला अटक गया, तो फौरी तौर पे अचानक से एक ऑर्डर निकल आता है, एक नोटिफिकेशन निकल आता है कि ये गद्दार है, ये अब कलअदम हो चुके हैं और इनसे दहशतगर्दों की तरह निपटा जाएगा। अब ये मुल्क है या बनाना रिपब्लिक है? क्या ऐसे मुल्क चलते हैं? क्या ऐसे पॉलिसी बनती है? यहां पे बंगाली सबसे पहले उन्हें बना दिया गया गद्दार, उसके बाद बलोचों को गद्दार बना दिया गया, फिर पश्तूनों को गद्दार बना दिया गया, फिर कबाइलियों को जगह जगह उन्हें गद्दार बनाया गया, फिर सवाल उठाने वाले पंजाबी उन्हें भी गद्दार डिक्लेयर किया गया, जो सवाल उठाएगा वो गद्दार है। फिर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर भी अब गद्दार पैदा किए जा रहे हैं, वहां पे भी कहा जा रहा है कि ये सारे लोग गद्दार हैं। अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग, ये सारे मुहिब्बे वतन लोग हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इन सारों को भी गद्दार करार दे दिया गया। तो नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो नाराज हो रही है पाकिस्तान की रियासत से। ये बात पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों को समझनी पड़ेगी। बलोच नौजवान आपसे नाराज है, पश्तून नौजवान आपसे नाराज है, कबाइली नौजवान आपसे नाराज है, पंजाब का नौजवान भी आपसे नाराज है, और अब गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर भी आप यही सारा कुछ करते चले जा रहे हैं। ये नफरत बढ़ती चली जाएगी। आप ताकत से कुछ अरसा कंट्रोल जरूर कर लेंगे, लेकिन एक दिन ये लावा फट जाएगा। आप हमेशा ताकत के बलबूते के ऊपर मुसल्लत नहीं रह पाएंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।